वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्टार्ट करें। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की क्लासेस हुई है इससे पहले? क्या क्या हो गया है? ग्लाइकोलाइसिस हो गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके चलो। सो लेट्स स्टडी अबाउट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। कोई आइडिया है ग्लाइकोजन क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजन? इट इज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट ग्लाइकोजन इज। एम आई ऑडिबल एट द बैक? So glycogen is a branched polysaccharide. It is the storage form of glucose that is found in liver and muscles. When blood glucose levels drop, glycogen acts as a reserve fuel depository, providing an immediate source of energy. यानी जब ब्लड ग्लूकोज खत्म होता है, ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल डिप्लीट होना चालू होता है, तो सबसे पहले बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है टू जनरेट ग्लूकोज और टू जनरेट एनर्जी। उसके बाद फिर फैट्स का नंबर आता है और लास्ट में जाके प्रोटीन्स का नंबर आता है। सो ग्लाइकोजन इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप। सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। सो इट इज प्रिंसिपली फाउंड इन लिवर एंड मसल्स। तो डेंसिटी वाइज लिवर में सबसे ज्यादा होता है, राइट? So if an average human liver weighs about 1.8 किलोग्राम, तो उसका 5% वेट जो है वो ग्लाइकोजन का होता है। So it is very densely found in liver tissues. मसल्स में इतना डेंसली फाउंड नहीं होता, बट बिकॉज मसल्स का मास बॉडी में ज्यादा होता है लिवर के कंपेयर्ड, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंटेन्स अबाउट 35 किलोग्राम ऑफ मसल्स। तो मसल्स का 0.7% जो होता है दैट इज ग्लाइकोजन। अमाउंट के टर्म्स में बात करें तो लिवर के अंदर 90 ग्राम होता है और मसल्स के अंदर 245 ग्राम। दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजन किससे सिंथेसाइज होगा? क्या चीज ग्लाइकोजन बनाएगी? अगर ये एक पॉलीसैकेराइड है, ये ग्लूकोज का एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनेगा। ये रिएक्शन याद है? फेमिलियर रिएक्शन कहां देखिए? ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये स्टेप कॉमन है। यहां ग्लूकोज जो है दैट इज एक्वायरिंग अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्रॉम एटीपी. So ATP is donating phosphate to the glucose and it is getting converted into ADP, while glucose is getting converted into glucose 6-phosphate. इसकी पोजीशन पे ध्यान देना। In this class we'll start, this is the first position, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth. So glucose जो है वो 6 phosphate जो है that is attached on the 6th position of the glucose molecule. Next reaction is an isomerization reaction where the phosphate group changes position. तो ये position number 6 से आ जाएगा position number 1 पे, so it becomes glucose 1-phosphate. अब यहां पे जो equations होती है वो different हो जाती है। There is another, जैसे ATP है, what is ATP? Adenosine triphosphate. It is a phosphate containing high energy compound. Similarly, there is another compound which is called UTP. UTP is uridine triphosphate. तो ये सब न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं। These are all high energy compounds that drive certain biochemical reactions. तो यहां पे क्या होगा? UTP में से जो 2 फॉस्फेट है वो निकल जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? ट्राइफॉस्फेट में से अगर 2 फॉस्फेट निकल गया तो क्या बच जाना चाहिए? मोनोफॉस्फेट बचना चाहिए। बट आप नोट करो कि ग्लूकोज पे क्या अटैच हो रहा है? डाइफॉस्फेट। तो ये एक फॉस्फेट वो है जो ग्लूकोज पे पहले से अटैच था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में। सो यूटीपी विल रिलीज इट्स 2 फॉस्फेट्स एंड व्हेन 2 फॉस्फेट्स आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली बाउंडेड टू ईच अदर, इट इज नोन एज पायरोफॉस्फेट। तो ये पीपी जो है दैट इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट।
Therefore, the enzyme acting on this will be UDP glucose pyrophosphorylase. Enzymes की क्लास हो गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. What phosphorylase का क्या काम होता है? Phosphorylase, phosphatase, these remove phosphate groups. तो यहाँ पे pyrophosphorylase है, so it is removing the pyrophosphate, and in turn you get UDP glucose. ये UDP glucose जो है, it is very essential for synthesis of glycogen because it is a high energy compound, so it will drive certain unfavorable reaction to a favorable outcome. अब वो रिएक्शन है ये. ग्लाइकोजन एक यूनिक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन. ठीक है, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स in terms of carbohydrates which is associated with a protein, and the protein is known as glycogenin protein because ये protein glycogen की synthesis में काम आ रही है, that is why it is known as glycogenin protein. तो glycogenin protein जो होती है, this is being exchanged with UDP. तो UDP अब रिलीज हो जाएगा और UDP की जगह कौन ले लेगा? glycogenin protein. So glycogenin protein जो है उस पर ग्लूकोज अटैच होगा and that glucose will be attached on the tyrosine residue of this protein. प्रोटीन्स पे अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, तो उसके एक स्पेसिफाइड टायरोसिन रेजिड्यू पे ग्लूकोज आके अटैच होता है. सो नाउ दिस बिकम्स द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो अब यहां से हम रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अभी इस पे एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है. एज वी नो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड, सो वी नीड टू अटैच मोर मोनोसैकेराइड यूनिट्स टू इट. तो ये जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होती है, बिकॉज इट इज अ प्रोटीन, सो इट ऑल्सो हैज सम कैटालिटिक एक्टिविटी. तो यहां पे इसकी एक्टिविटी क्या है? इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एंजाइम विच कॉजेज चेन एक्सटेंशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो सिमिलरली जैसे पहले यूडीपी ग्लूकोज आया था, वैसे ही अब 7 यूडीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आएंगे, जिनमें से यूडीपी निकल जाएगा और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक लीनियर फैशन में इस पे आगे अटैच होते जाएंगे. तो इसकी एक चेन बन जाएगी. दिस विल फॉर्म अ लीनियर चेन. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस पे पहले से था, 7 इस पे बाद में अटैच हो गए. इट बिकम्स अ चेन ऑफ 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. फिर दूसरी एंजाइम एक्ट करती है, दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेज. दैट इज द मेन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस. दिस विल अगेन अटैच 3 glucose molecules by transferring them from UDP glucose. अब ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो 7 अलग से अटैच किए गए, बाद में 3 अलग से अटैच किए गए? दिस इज बिकॉज ग्लाइकोजन सिंथेज कैन नॉट सिंथेसाइज लीनियर चेन डी नोवो. व्हाट डू यू मीन बाय डी नोवो? नए सिरे से चेन को एक बना नहीं सकता. इट नीड्स अ प्राइमर. जैसे हम जैसे जेनेटिक्स में बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होती है तो उसको एक प्राइमर चाहिए होता है. सिमिलरली ग्लाइकोजन सिंथेज भी एक एंजाइम है जिसको एक प्री फॉर्म्ड प्राइमर चाहिए होता है. तो वो प्राइमर क्या है? दैट प्राइमर इज नोन एज द ग्लाइकोजेनिन प्राइमर विच कंटेन्स 8 ग्लूकोज रेजिड्यूज एंड अ ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन. तो इस स्ट्रक्चर को ये एंजाइम आइडेंटिफाई करती है और इस पे फिर आगे 1 by 1 ये ग्लूकोज के रेजिड्यूज अटैच करना चालू करती है. तो पहले 8 थे, अब 3 और जुड़ गए. कितने हो गए टोटल? 8 + 3 11. तो अभी भी आप देखो ये चेन जो है ग्लाइकोजन की, इट इज स्टिल अ लीनियर चेन. ठीक है. अब बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टर्म यूज होता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. इसके बारे में पता है, सुना है पहले? तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एज वेल एज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. तो इनमें कुछ एंजाइम्स काम करती है. इन एंजाइम्स में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आइदर द जीन इज मिसिंग, जहां ये एंजाइम बनी नहीं रही है, या ये जीन म्यूटेटेड है जहां ये एंजाइम एक गलत प्रोटीन के फॉर्म में बन रही है, तो उस केस में ये एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी. सो द एंजाइमेटिक एक्टिविटी विल बी डिफेक्टिव. इन दैट केस अगर सपोज करो ग्लाइकोजन सिंथेज या काम नहीं करेगी, तो क्या ग्लाइकोजन बनेगा? नहीं बनेगा. तो उस केस में ये जो लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है, that will accumulate inside certain tissues, mainly liver and muscle tissues. तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, there are many types of disorders. इनको एक कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं हम, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस. तो there are different types. इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा. स्टेप बाय स्टेप जहां जहां पे ये एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स आते जाएंगे, वहां वहां हम इनको देखते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंजाइम इन द सिंथेसिस, दैट इज
being affected in the glycogen storage diseases is glycogen synthase, और इसके डिफेक्ट से जो डिजीज होती है दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 0. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टाइप 0. इट इज ड्यू टू डिफेक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिविटी. ठीक है, तो अभी तक क्या बना हमारे पास, एक लीनियर मॉलिक्यूल बना, बट वी नो दैट ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल. तो अब आगे के जो स्टेप्स होंगे दैट विल फोकस ऑन ब्रांचिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल. अब ये जो मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन का, इसमें आप देखो इसमें कौन सा लिंकेज है. कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन या कोई भी पॉलीसैकेराइड होता है, मोस्ट कॉमन लिंकेज कौन सा होता है, अल्फा 1 4 लिंकेज. कोई भी 2 यूनिट की बात कर लो, जैसे इसका ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, और इस वाले कार्बोहाइड्रेट का ये 1 है, तो दैट इज व्हाई इट इज 1 4 लिंकेज. तो लीनियर चेन में जितने भी लिंकेजेस होंगे दे विल बी अल्फा 1 4 लिंकेजेस, बट ब्रांचिंग में 1 6 लिंकेज आ जाता है. अब ब्रांचिंग होती कैसी है, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड ब्रांचिंग एंजाइम. ये जो इस लीनियर चेन के लास्ट के 6 रेजिड्यूज है, ये उनको वहां से हटा के किसी भी एक प्रॉक्सिमल रेजिड्यू पे अटैच कर देती है. नॉट नेसेसरली फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, किसी पे भी अटैच कर सकती है, बट इट हैज टू बी अ प्रॉक्सिमल रेजिड्यू. ठीक है, और जब उस प्रॉक्सिमल रेजिड्यू पे अटैच करेगी सो दैट लिंकेज विल बिकम अल्फा 1 6 लिंकेज. इसका 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसका 1, सो दैट बिकम्स अल्फा 1 6 लिंकेज. ठीक है, ये क्लियर है. तो पहले हमारे पास सिंगल ग्लूकोज रेजिड्यू था, उस पर 7 अटैच हुए, बन गया प्राइमर. प्राइमर पे और 3 अटैच हुए, बन गए 11. 11 के बाद जो लास्ट के 6 थे उनको वहां से हटा के एक ब्रांच पॉइंट बनाया गया विद अल्फा 1 6 लिंकेज. सो नाउ यू हैव अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल. यहां पे ये ब्रांचिंग एंजाइम का जब डिफेक्ट आता है दैट इज नोन एज टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, और इसका नाम है, इट इज नोन एज एंडरसन्स डिजीज और अमाइलोपेक्टिनोसिस. बोथ आर द नेम्स फॉर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 4. दिस इज ड्यू टू द डिफेक्टिव ब्रांचिंग एंजाइम एक्टिविटी. यहां पे भी आपको जो टिश्यूज है उसमें बहुत बड़े लंबे लीनियर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन दिखेगा, बिकॉज सेल्स की साइज छोटी होती है, सेल्स को एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल चाहिए होता है स्टोरेज के लिए. दैट इज व्हाई ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल. अगर ये ब्रांच नहीं होगा इट विल बिकम एबनॉर्मल एंड दैट विल कॉज सर्टेन क्लिनिकल सिम्टम्स रिलेटेड टू द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस. अभी हमारे पास ब्रांच मॉलिक्यूल है. अब यही जो स्टेप्स हमने देखे, चेन एक्सटेंशन एंड ब्रांचिंग, दिस विल रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स. इट विल रिपीट ओवर एन नंबर ऑफ टाइम्स. जहां यूडीपी ग्लूकोज आएगा, कुछ यूडीपी ग्लूकोज लीनियर चेन एक्सटेंड करेंगे, कुछ ब्रांच पॉइंट्स बनाएंगे, कुछ ब्रांच जो बनी हुई है उनको एक्सटेंड करेंगे. सो इट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद मेनी ब्रांचेस विद अ glycogen protein intact in the core of that molecule. So that will be known as glycogen beta particle. Glycogen beta particle का जो diameter होता है that is approximately 21 nanometers and it contains approximately 55 to 60,000 glucose residues और एक glycogenin protein. So that is a glycogen beta particle. ये और complex conformation adopt कर लेता है, it becomes a glycogen granule. इसमें 20 से 40 ग्लाइकोजन बीटा पार्टिकल एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अलॉन्ग विद जो एंजाइम्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होती है, वो सब इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर एक साथ आ जाती है. सो दैट बिकम्स अ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल. ये कुछ ऐसा दिखता है. अगर आप एक नॉर्मल हेपेटोसाइट्स की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड देखोगे तो ये जितने भी ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, कैन यू अप्रिशिएट द ग्रैन्यूल्स? तो ये बैकग्राउंड में जो है ये नॉर्मल हेपेटोसाइट्स हैं और इनमें आप देख सकते हो खूब सारे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं. नाउ कमिंग डाउन टू ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, दैट इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. सिंथेसिस क्लियर है? किसी को डाउट? नाउ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की जब हम बात करें तो जो ग्लाइकोजन के ब्रांच पॉइंट्स हैं या जो भी टर्मिनल पॉइंट्स है, जो एंड ग्लूकोज रेजिड्यूज है, दे आर द रिड्यूसिंग एंड्स. तो ब्रेकडाउन रिड्यूसिंग एंड से स्टार्ट होता है. जो टर्मिनल मॉलिक्यूल्स है वहां से एक एक मॉलिक्यूल निकलना चालू होता है. यहां पे एंजाइम एक्ट करती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. बिकॉज इट इज अ फॉस्फोराइलेज, इट विल रिमूव ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्लाइकोजन.
So it will remove one glucose residue at a time from all the reducing ends by breaking the alpha 1,4 glycosidic linkage. ठीक है, so it will release glucose 1-phosphate और उसके बाद बच जाता है ब्रांच मॉलिक्यूल. तो ये ऐसे तब तक तोड़ता जाएगा जब तक ब्रांच पॉइंट के जो दोनों ब्रांचेस हैं उन पे 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज बचते हैं, तब तक ये तोड़ता जाएगा. जैसे ही एंड पॉइंट्स पे दोनों जगह 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज बनेंगे, उसके बाद स्टेप्स अलग होंगी. बट व्हेन दिस एंजाइम इज डिफेक्टिव, व्हेन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज डिफेक्टिव, it will cause 2 different types of glycogen storage disorders, type 5 and type 6. अगर ये एंजाइम मसल्स में डिफेक्टिव है तो वो होता है टाइप 5, which is also known as मैकार्डल्स डिजीज. M for muscles, M for मैकार्डल्स. अगर ये एंजाइम हेपेटोसाइट्स में डिफेक्टिव है, then it is known as हर्ज डिजीज. So H for hepatocyte and H for हर्ज. तो इस तरह से इसको याद करना इजी रहता है. ठीक है, अब बचे हमारे पास ब्रांच पॉइंट्स पे दोनों तरफ 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज. इनमें से किसी भी एक ब्रांच पॉइंट के जो 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं उनको अब शिफ्ट किया जाएगा, एंड दैट विल बी डन बाय द डी ब्रांचिंग एंजाइम. सो दिस डी ब्रांचिंग एंजाइम विल रिमूव द टर्मिनल 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज फ्रॉम एनी ब्रांच पॉइंट एंड इट विल ट्रांसफर इट टू अ नियर बाय रिड्यूसिंग एंड. ये क्लियर है? अब इसमें सिर्फ ब्रांच पॉइंट का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह गया है जो अल्फा 1,6 लिंकेज से बॉन्डेड है. When debranching enzyme is defective, it is known as type 3 glycogen storage disorder. It is also known as Cory's disease या फिर Forbes disease और limit dextrinosis. यहाँ पे इसकी ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है. तो debranching enzyme की भी अलग अलग दो टाइप की एक्टिविटीज होती है. एक तो होती है इसकी ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जहां ये ट्रांसफर कर रही है ग्लूकोज रेजिड्यूज को ब्रांच पॉइंट से उठा के टर्मिनल रिड्यूसिंग एंड्स पे. और दूसरी एक्टिविटी अभी हम देखेंगे अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी. तो यहाँ पे जो एक ब्रांच पॉइंट पे मॉलिक्यूल है, जो दैट इज द सिंगल मॉलिक्यूल लेफ्ट विच इज कनेक्टेड बाय एन अल्फा 1,6 लिंकेज, तो ये उस लिंकेज को तोड़ने का भी काम करती है. इट इज द सेम एंजाइम इन बोथ स्टेप्स. देयर इट वाज ट्रांसफरेज एक्टिविटी, हियर इट इज अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी. तो अब ये इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी रिमूव कर देगी, बन जाएगा ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट. अब बचा हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल. तो लीनियर मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना इजी रहता है. अगेन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज विल एक्ट एंड इट विल रिमूव ऑल द ग्लूकोज रेजिड्यूज वन बाय वन. अब जितना भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास टूटे तो हमारे पास एक पूल कलेक्ट हो गया. दैट पूल इज ऑफ ग्लूकोज 1-phosphate मॉलिक्यूल्स. This glucose 1-phosphate molecule will again get converted into glucose 6-phosphate molecule. जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे हमें खत्म करना है. ग्लूकोज 6-phosphate molecule जो बनता है that is common to both liver and hepatocytes. But ग्लूकोज 6-phosphate का क्या फेट होता है, that is different in both these tissues. मसल्स में जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6-phosphate डिराइव होता है उससे दोबारा ग्लूकोज नहीं बनता है. That enters the glycolysis pathway directly and it provides energy to muscle cells. तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान देना, इसको बहुत ध्यान से नोट करना, that muscle glycogen is never broken down for gluconeogenesis. इस मसल के ग्लाइकोजन से कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा. एनर्जी बनेगी, डायरेक्ट ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाएगा 6-phosphate पाथवे, बट इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फिर उसमें ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता. सो मसल इज अ वेरी सेल्फिश टिश्यू. ये अपना ग्लाइकोजन अपने लिए ही यूज करता है. दैट इज हाउ इट इंश्योर्स दैट. क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज 6-phosphatase एंजाइम होती है इसको तोड़ने के लिए, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मसल टिश्यूज. देयरफॉर मसल ग्लाइकोजन इज नॉट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. हेपेटोसाइट्स में सिनेरियो डिफरेंट होता है. ठीक है, अगर हम हेपेटोसाइट्स की बात करें तो अब जो ग्लूकोज 6-phosphate है दिस विल एंटर द हेपेटोसाइट्स. अब इसका ब्रेकडाउन जो होगा वो इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर होगा. सो फर्स्ट ग्लूकोज 6-phosphate इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय अ membrane transporter which is found on the membrane of endoplasmic reticulum, that is known as T1 transporter. तो ग्लूकोज 6-phosphate अब ER के अंदर आ गया. Endoplasmic reticulum of hepatocytes also contain an enzyme that is called glucose 6-phosphatase. ठीक है, ये एंजाइम इसके अंदर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में नहीं होती है,
ये इसकी मेम्ब्रेन एंजाइम होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लूमन होता है उसके लूमिनल सरफेस पे ये एंजाइम मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होती है। दिस एंजाइम कॉजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है दैट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड द फॉस्फेट विल रिलीज। यहां पे ग्लाइकोजन जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? कैन यू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन मसल glycogen metabolism and liver glycogen metabolism? This glucose is transported out of the endoplasmic reticulum by the T2 transporter. अब ये ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली हेपेटोसाइट्स को अगर काम में लेना है तो हेपेटोसाइट्स में ये ग्लाइकोलिसिस में भी जा सकता है, और अदरवाइज अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया है, बॉडी ने ये सेंस किया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, तो ये ब्लड में भी रिलीज हो सकता है। सो दिस विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। देयरफॉर लिवर इज द साइट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहां ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बन रहा है, वेयरएज मसल्स में ग्लूकोज नहीं बन रहा है। ठीक है, ये जो स्टेप है जहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बना रहा है, अगर ये स्टेप डिफेक्टिव होता है तो ये होता है टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉन गर्ग्स डिजीज। इसमें भी 2 सब टाइप्स होते हैं। एक तो होता है जहां जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव है, एक होता है जहां ट्रांसपोर्टर है वो डिफेक्टिव है। सो आई थिंक टाइप 1A इज वेयर एंजाइम इज डिफेक्टिव एंड टाइप 1B इज वेयर द ट्रांसपोर्टर इज डिफेक्टिव। ठीक है, एंजाइम, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, आई हैव डिस्कस्ड इट हियर। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आपके टेक्स्ट बुक में इसकी टेबल बनी हुई है जहां पे क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या क्या इनमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, इनके सब टाइप्स, वो सब आपको वहां यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये कैसे होती है, कहां कहां मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट आता है जिनकी वजह से ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं। सो दैट वाज अबाउट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ठीक है, कोई डाउट है दोनों में, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन में? नाउ कम्स रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। कैसे ये चीज रेगुलेट होती है? बिकॉज अल्टीमेटली ग्लाइकोजन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट कर रहा है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, बॉडी विल सेंस दैट ग्लूकोज इज इन एक्सेस, तो वो उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। अगर बॉडी को ये सेंस होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, वी नीड मोर ग्लूकोज, so it will start breaking down glycogen and that will happen only in hepatocytes. तो दोनों सिनेरियो में अलग होता है। फास्टिंग स्टेट में अलग होता है, फास्टिंग स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, फेड स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बताओ? अरे सिंपल सी बात है यार, इसमें इतना क्या सोचना है, बताओ? ग्लूकागॉन। सो ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। पर जब हम डाइट लेते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जाता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग बायोसिग्नलिंग पाथवेज होते हैं। ग्लूकागॉन एक्ट्स वाया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये जब मेम्ब्रेन एक्टिवेट होते हैं ग्लूकागॉन को सेंस करके, तो ये और फर्दर एक केमिकल रिएक्शंस की कास्केड चालू करते हैं, वेयर एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी। वो साइक्लिक एएमपी जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, दैट इज नोन एज प्रोटीन काइनेज ए। इंसुलिन का अलग होता है, इंसुलिन एक्ट्स वाया टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ये भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये भी आगे और केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जहां फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल ट्रिसफॉस्फेट, और फिर ये और आगे प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेट करता है। तो अल्टीमेटली, ठीक है, ये बीच वाले स्टेप्स अगर आपको नहीं भी याद रहे तो इट्स ओके, बट अल्टीमेटली ये याद रखो कि ये सारे स्टेप्स किसी ना किसी काइनेज को एक्टिवेट कर रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेज? एनी काइनेज? काइनेज क्या करवाती है? हाँ बोलो। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर। ठीक है, तो आइदर इट कैन कॉज फॉस्फोराइलेशन और इट कैन कॉज डीफॉस्फोराइलेशन। बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कुछ ना कुछ रेगुलेट करती हैं, एंड इट्स अ वेरी इंट्रिकेट सिस्टम, जहां पे ऐसा होता है कि कुछ प्रोटीन्स तो फॉस्फोराइलेट होने पे एक्टिवेट होती हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो डीफॉस्फोराइलेट होने पे एक्टिव फॉर्म में आती है, एंड वाइस वर्सा। वो प्रोटीन जो होगी वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होगी और ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव हो जाएगी। तो हर प्रोटीन का अलग अलग सिस्टम रहता है। ठीक है,
So phosphorylation of downstream enzymes in the biosignaling pathway that prevents glycogen synthesis and promotes glycogen breakdown. This happens when glucagon is released. Whereas when insulin is released, it causes phosphorylation of downstream enzymes which prevent glycogen breakdown and promote glycogen synthesis. तो अल्टीमेटली बात वही है कि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना और ग्लाइकोजन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस का कैसे रेगुलेशन होता है. दिस रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलेशन पे बहुत मेजर क्वेश्चंस भी आते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. इवन आप आगे चल के जब नीट पीजी की तैयारी करोगे तब भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ग्लाइकोजन सिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेज हमने एंजाइम डिस्कस की थी, दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो उस एंजाइम को रेगुलेट करती है एक और एंजाइम दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को भी फॉस्फोराइलेट करने का काम करती है. द ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इज इनएक्टिव व्हेन इट इज फॉस्फोराइलेटेड. तो अगर GSK3 जो ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज है वो अगर ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट कर देगी तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी, तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा. तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना. ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रह गया. सो दैट इज हाउ ग्लूकागॉन एक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ऐसे ही अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का जो बायोसिग्नलिंग पाथवे दैट विल कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज एंजाइम. तो ये उसको इनएक्टिव कर देगा. ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी तो ग्लाइकोजन सिंथेज को ये फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगी. तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहेगी एंड इट विल ग्लाइकोजन सिंथेज का क्या काम है? इट विल कॉज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सो इट विल डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ऐसे ही एक और प्रोटीन होती है प्रोटीन फॉस्फेटेज 1. तो इनिबिशन ऑफ प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 जो होता है दैट हैपेंस वाया ग्लूकागॉन एंड इनएक्टिव फॉस्फेटेज इज अनेबल टू डीफॉस्फोराइलेट ग्लाइकोजन सिंथेज. तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो डीफॉस्फोराइलेट नहीं होगी, वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगी एंड इट विल बी इनएक्टिव. और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इंसुलिन के रेगुलेशन में. Now coming to the regulation of glycogen breakdown. Breakdown में जो principal enzyme थी वो थी glycogen phosphorylase. तो phosphorylation of glycogen phosphorylase B kinase makes it active, and when this enzyme is active, it will phosphorylate the enzyme glycogen phosphorylase. तो ये जो main breakdown की enzyme है glycogen phosphorylase, this is active in its phosphorylated form. So it will actively break down glycogen and it will increase the blood glucose level. When insulin acts on this system, it will inhibit protein phosphatase 1. ये इसका inhibition जो होता है उसको abolish कर देता है. The active phosphatase 1 will be able to dephosphorylate glycogen phosphorylase B kinase. ये dephosphorylate होगी तो ये glycogen phosphorylase है उसको phosphorylate नहीं कर पाएगी and that enzyme will become inactive. So it will decrease the blood glucose level. थोड़ा सा confusing है बिकॉज सिमिलर से नेम है काइनेज फॉस्फोराइलेज, वही एंजाइम दोबारा किसी काइनेज फॉस्फोराइलेज को फॉस्फोराइलेट डीफॉस्फोराइलेट कर रही है. बट थोड़ा सा आई थिंक फोकस करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और कम होता है इन टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म.